half of its distance during free fall in the last second. A particle travels half of its distance during its free fall during its during free fall in the last second. Then find time for which particle was in air. ये सिमिलर प्रॉब्लम है जो एक स्टूडेंट ने भेजा था, ऐसा ही कुछ। सॉल्व करें। लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। किसी बच्चे ने इसको भेजा भी है ग्रुप में सॉल्व करके, ठीक है। सर वो सॉल्व ठीक है ना गलत? ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग है। वो जो तुम सॉल्यूशन भेजे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे थोड़ा सा आसान प्रोसेस भी यूज करके कर सकते हो। उसमें देखना क्या कर रहे हैं। जैसे कह रहा है कि लास्ट सेकंड में अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो मान लो लेट टोटल टाइम टेकन dt। टोटल टाइम कितना लग रहा है, मान ले रहे हैं कि हम t लग रहा है, ठीक है ना। इस t टाइम में पार्टिकल फॉल हो रहा है, और ये जो अंतिम समय है, लास्ट समय है जो 1 सेकेंड, इस लास्ट 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आधा डिस्टेंस कर रहा है, हाफ डिस्टेंस। अगर ये कैपिटल एच है, दिस इज कैपिटल एच, हाफ जो डिस्टेंस है वो कितने देर में कवर कर रहा है, 1 सेकेंड में कवर कर रहा है, और वो भी लास्ट के 1 सेकेंड में, ठीक है ना। तो इस 1 सेकेंड के लिए मैंने बताया था, 1 सेकेंड का क्या मतलब है कि यहाँ तक पहुंचने में उसको टी टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे कितने देर में होगा, t - 1 सेकेंड पे होगा। आ रही बात समझ में? nth सेकंड का मतलब क्या होता है, nth सेकंड का मतलब होता है n और n-1 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो वो। यहाँ पे लास्ट सेकंड बोल रहा है, लास्ट सेकंड हमने क्या माना है, t माना है, तो इसका मतलब t-1 और t के बीच में जो डिस्टेंस कवर हुआ होगा वही हाफ होगा। क्लियर है? तो यहाँ से जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो बताता है कि s = u प्लस हाफ a 2n-1। 2n-1 यहाँ से हम क्या निकालते थे, s nth निकालते थे। याद है ये फॉर्मूला? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। अब s nth की जगह क्या रखोगे, s nth की जगह रखोगे h/2, क्योंकि हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। u कितना है, 0 है, क्योंकि इनिशियली जब फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल में u क्या होता है, 0 होता है, तो ये टर्म ऐसे ही चला गया, प्लस 1/2, ठीक है। हम नीचे को पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे को पॉजिटिव मतलब g को हम पॉजिटिव ले रख सकते हैं, और क्योंकि हमने टाइम कितना लिया, t लिया है, तो इसलिए n की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, t रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, जो कितना बोलेगा, g × 2t - 1 = h। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है। और ये पहला इक्वेशन जो बच्चे ने सॉल्व करा ना, उसने भी एक इक्वेशन लाया है, लेकिन उसने थोड़ा सा प्रोसेस को क्या करा है, बहुत ज्यादा फैला दिया है, ठीक है ना।
ज्यादा स्टेप्स उसने यूज किया, ये देखो 2 स्टेप में आराम से हो जाएगा, ये वाला रिलेशन तुमको मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? अब दूसरा रिलेशन कहाँ से आएगा? दूसरा रिलेशन आएगा फॉर द होल मोशन। दूसरा रिलेशन आ सकता है फॉर द होल मोशन। अगर होल मोशन के लिए देखोगे तो हमारे पास फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पूरे मोशन के लिए। तो पूरे मोशन के लिए एस हाँ कितना होगा? इट विल बी एच। यू अगेन जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये तुम्हारा इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके हमें कैलकुलेट क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व करके हमें कैलकुलेट करना है टी का वैल्यू। आ रही बात समझ में? किसी कोई कंफ्यूजन इसमें? ये कहाँ से आया? ये आया इस वाले फॉर्मूला से, क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन द लास्ट सेकंड पार्टिकल हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड। nth सेकंड को हमने यहाँ क्या लिया है? टी लिया है कि टोटल टाइम टी लग रहा है, यानी 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस। फिर ये फॉर्मूला क्या है? ये होल मोशन के लिए थ्रू आउट द मोशन बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? h डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इनिशियल स्पीड u है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पुट करेंगे। अगेन डाउनवर्ड को हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। और उससे ये इक्वेशन बना, 2 इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टी आ जाएगा। कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है कुछ? सबको आ रहा है? चलो, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सॉल्व करना है यहाँ पे टी। तो दूसरे इक्वेशन से एच उठा करके पहले इक्वेशन में रख दो। टी सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कर सकते हो? g इंटू 2t माइनस 1 कैन बी रिटन एज हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एच को हमने रिप्लेस करा। ठीक है, एच रिप्लेस कर दिया इधर, इसके जगह पर के ले जा करके रख दोगे तो इट विल बी हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तुम्हें। सिंप्लीफाई करोगे, देखो जी जी कैंसिल आउट हो जा रहा, इधर से जी और इधर से जी चला गया, तो बचेगा कितना? इधर बचेगा 4t माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। हो जाएगा ये सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें तुम क्या कर सकते हो? टी निकालने के लिए 4 प्लस माइनस रूट ओवर 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो। ये तुम्हारा बी है और ये सी है। सारा वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा? 4 प्लस माइनस रूट 8 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 आंसर आएगा, एक 2 प्लस रूट 2 और एक 2 माइनस रूट 2। यहाँ से टाइम की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब तुम्हें सोचना है इन दोनों इक्वेशन में, ये दोनों जो आंसर आया है, इसको सॉल्व करने के बाद 2 आंसर आया, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? बोलो, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ये दोनों अगर ऑप्शन में है तो ये चूज करोगे या ये चूज करोगे? ऊपर वाला सर। ऊपर वाला तो क्यों चूज करोगे? क्योंकि सर टाइम तो सर रूट में नहीं ना हो सकता है सर। टाइम ऐसा तो ये भी तो रूट में है, दोनों रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। सर उसमें से घटा सकते हैं ना, 2 रूट 2। बता सकते हैं क्या मतलब? अच्छा, तुम्हारा फिर से माइक गड़बड़ गया। चलो समझते हैं। देखो, जो टोटल मोशन कह रहा है ना, टोटल मोशन में अगर ध्यान से देखोगे तो कह रहा है लास्ट सेकंड में, लास्ट जो 1 सेकंड है उसमें हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल है ना, वो टाइम एक सेकंड से ज्यादा ले रहा है एयर में। अगर लास्ट सेकंड में वो h/2 ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब 1 सेकंड तो वो हो ही गया। बाकी और जो टाइम होगा उसके ऊपर उसने कुछ ट्रेवल करा होगा, यानी जो टाइम होगा ना दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सेकंड। यहां से देखोगे तो ये जो वैल्यू आ रहा है दिस इज लेस देन 1 सेकंड। तो अगर ये लेस देन 1 सेकंड है, अगर इसको चूज करोगे तो इसका मतलब पार्टिकल को जो लास्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में, वो मिला ही नहीं मौका इसको। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि पार्टिकल सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन द लास्ट सेकेंड, और लास्ट सेकेंड अगर पार्टिकल 1 सेकेंड से कम ही देर हवा में रह रहा है तो लास्ट सेकेंड आ कहाँ से रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ये जो आंसर है दिस इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये ग्रेटर देन 2 है, क्योंकि दिस इज 2 प्लस √2। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल कम एज 3.4, और 3.4 में जो लास्ट 1 सेकेंड है उसमें आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो बचा हुआ टाइम है 2.4 उसमें क्या कर रहा है, h/2 कवर कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए ये टिक करोगे, ये टिक नहीं करोगे, क्योंकि दिस इज लेस देन 1 सेकेंड, और अगर टाइम ऑफ फ्लाइट ही लेस देन 1 सेकेंड है तो उसको लास्ट 1 सेकेंड मिलेगा कहाँ से, जिसमें वो आधा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर। ठीक है। वैसे सर अब एस सेकंड सर एक ही सेकंड का तो डिफरेंस होता है ना सर? क्या 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 एस सेकंड जो होता है सर एक ही सर सेकंड का ना सर डिफरेंस होता है सर? 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड का जो जो ड्यूरेशन होता है उसमें जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको एसेट बोलते हैं। वो तो एस का ही फॉर्मूला था ना सर? हाँ एसेट का फॉर्मूला, सबसे ऊपर वाला जो फॉर्मूला यूज करे थे वो एसेट का ही फॉर्मूला यूज करे थे। यस सर। तो ऐसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, तुमने जो भेजा है सॉल्व करके वो भी ठीक है, बस वो थोड़ा सा तुमने स्टेप्स जो है वो बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, लिखना। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? चलो होगा भी नहीं तो तुम लोग बताते नहीं हो, ऐसे ही आंख बंद करके पढ़ते जाते हो। चलो लिखो, एक और सवाल लिखो, लिखना। अ बॉल इज ड्रॉप, a ball is dropped, a ball is dropped from from top of a building, a ball is dropped from top of a building, from top of a building, a ball is dropped from top of a building, takes 0.5 second, takes 0.5 second to clear a window, takes 0.5 second to clear a window of 4.9 meter high, 0.5 second to clear a window of 4.9 meter height, full stop. What is the height of building? What is सर 4.9 मीटर हाइट। height, full stop? What is the height of building? Height of building above the window. लिख लिया सबने? चलो इस सवाल को थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन कर देते हैं कि डायग्राम में इसको कैसे इमेजिन करोगे। देखो वो क्या रहा है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक विंडो लगा हुआ है। जैसे ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में यहाँ पे विंडो लगा हुआ है, ठीक है ना। एक बॉल को हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो जो बॉल है ना, वो इस विंडो को कवर करने में, इस विंडो को क्लियर करने में t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड ले रहा है। इस विंडो को क्लियर करने में कितना टाइम ले रहा है? 0.5 सेकेंड ले रहा है। और साथ ही साथ बता दिया है कि ये जो विंडो है इसका हाइट 4.9 मीटर है। तो तुम्हें पता करना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग एबव द विंडो, इस विंडो के ऊपर बिल्डिंग का कितना हाइट है। समझ गया? ट्राई करो।
कर रहे हो? हाँ सर। कोशिश तुम्हें करना क्या है ना कि स्टेप्स को है जितना कम कर सको, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तो हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम स्टेप में हम प्रॉब्लम को क्या कर दे, सॉल्व कर दे। ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारा मेन जो नीट का या जेई मेंस का एग्जाम होता है उसमें टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। अगर एक ही सवाल में 10 मिनट 15 मिनट दोगे तो फिर टाइम वेस्ट है वो। और वो कब होगा? जब स्टेप 6.4 सर। 6.4 यस सर। 6.4 में भी हो सकता है। चलो एक बच्चे का आंसर आया, कितना आ रहा है? 6.4। h इज इक्वल टू 6.4 मीटर। और किसी ने सॉल्व करा? टू 2.66। 2.66, एक बच्चे ने 2.66 निकाला। और कोई? 2.6। एक बच्चे, चलो 2.66 और 2.6 अप्रोक्सीमेटली आसपास ही है। 2.75। 2.75, चलो ये भी एक्सेप्टेबल है। हाँ, जब तक सवाल में मेंशन ना हो यूज 10, तब तक हमारा काम क्या होता है? 9.8 यूज करना। अगर मैंने कहीं मेंशन कर दिया या कहीं सवाल में मेंशन कर दिया तभी हम यूज करते हैं 10। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे? 9.8 ही यूज करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं पुट कर लेंगे। चलो समझते हैं इसको कैसे करना है। देखो, इसको करने के, सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। उसी तीन फॉर्मूला को अलग उलट पलट के यूज करना है। अब जैसे भी यूज करो वो तुम्हारे हाथ में। मान लो कि यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम टी लग रहा है, हमें ये हाइट एच निकालना है। तो यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, हमने माना कि टी टाइम लग रहा है, ये हमें कैलकुलेट नहीं करना, हटाना पड़ेगा। तो अगर हाँ ये टाइम टी लग रहा है तो यू कैन राइट एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, लिख सकते हो। अगर यहाँ से बॉल को रिलीज कर रहे हैं, यहाँ से बॉल को रिलीज कर रहे हैं, तो बॉल यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचने में कुछ टाइम लेगा। तो कितना माना हमने? टी माना। तो यहाँ से एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सीधे हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगर इसमें किसी तरीके से, अगर यहाँ पे हम किसी तरीके से क्या कैलकुलेट कर ले, टी कैलकुलेट कर ले, तो हमारा एच आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी टी को कैलकुलेट करने के लिए ना, इसी टी को कैलकुलेट करने के लिए तुमको इस विंडो का यूज करना सर, पड़ेगा। जब सर, तक बॉल यहाँ पे पहुंचे। हाँ बोलो। 2.76। 2.76, 2.76। चलो, तो अब देखो, जब ये यहाँ पे आएगा, इस विंडो के पास पहुंचेगा तो इसको कुछ स्पीड मिल गया होगा। नीचे की तरफ आ रहा है, ड्रॉप करे, स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे पहुंचा उसको एक स्पीड मिल गया, मान लो दैट स्पीड इज भी। ठीक है ना? अब समझना क्या करना होगा। इस स्पीड को यूज करके हम इसके बीच का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो निकाल सकते हैं। जैसे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, अगर यहाँ पे यूज करोगे, समझना, ये जो विंडो का विड्थ है ये दिया हुआ है। विंडो का क्या है? विड्थ दिया हुआ है। ठीक है ना? अगर विंडो का विड्थ दिया है, तुमने मान लिया कि यहाँ का स्पीड जो है ये भी हो, तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल स्पीड फॉर दिस विंडो। ये जो स्पीड है इसको हम क्या मान सकते हैं? इसको इनिशियल स्पीड मान सकते हैं विंडो के मोशन के लिए। और टाइम दिया हुआ है कि कितने सेकंड में कवर कर रहा है, 0.5 सेकंड में। सिमिलरली ये सारी चीजें कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से देखना क्या निकलेगा। अगर एस देखोगे, एस विल बी 4.9, यू की जगह वी, यही तुम्हें निकालना है। टाइम दिया हुआ है 0.5, मतलब इसको हाफ रख सकते, हाफ सेकेंड। सिमिलरली प्लस 1/2 जी, टाइम की जगह क्या रखोगे? 1/4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा भी। जब विंडो तक पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, निकाल सकते हो। विंडो तक जैसे ही पहुंचेगा क्या कैलकुलेट कर सकते हो? भी कैलकुलेट कर सकते हो। भी निकालेगा, काम बन जाएगा। ठीक है? और v निकालने के बाद देखो, v निकालने के बाद भी तुम डायरेक्टली यहाँ से h निकाल सकते हो।
और नहीं तो फिर v टी स्क्वायर निकाल समान के u यहाँ पे, स्क्वायर प्लस 2gh। हाँ उससे भी करके सीधे एच एच जो है वो निकाल सकते हो, नहीं तो फिर टाइम निकाल के पुट करोगे तो एक स्टेप और बढ़ेगा। अगर टाइम निकाल के यहाँ से वी निकालते हो, फिर टाइम निकालने की कोशिश करोगे, एक इक्वेशन और यूज करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन से बढ़िया है ना, ये जो इक्वेशन यहाँ लिया हुआ है, इससे बढ़िया हम यूज कर ले एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2g। इससे भी डायरेक्ट लिया जाएगा, जहाँ भी कहाँ से निकलेगा, इधर से निकल रहा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो वही सॉल्व करने का जो मेथड है वो तुमको क्वेश्चन कर करके पता कर होता है कि कौन सा मेथड हमारे लिए सिंपल होगा, कौन सा मेथड हमारे लिए टाइम टेकिंग होगा या स्टेप ज्यादा से ज्यादा होगा। अगर कोई ये फॉलो करता है, यहाँ से भी आंसर आता है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, इधर से भी आंसर आएगा, लेकिन भी निकालोगे फिर तुमको टाइम निकालना पड़ेगा, कितना टाइम में ये वी वेलोसिटी अचीव कर रहा है, उसके बाद वो टाइम उठा करके यहाँ पुट करोगे तो एच आएगा। अब यहाँ पे हम सीधे वी जब निकाल लिए, इस इक्वेशन में सीधे वी पुट कर देंगे, हाइट आ जाएगा। तो हमारा काम है यहाँ पे क्या निकालना, भी निकालना। भी निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी ऐसे, अभी v बाई 2 रखो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 4.9 है। इधर अगर 9.8 वैल्यू रखते हो, g की जगह अगर 9.8 रखते हो इंटू 1/4, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना होगा, 4.9 होगा। तो ये 4.9 है और इधर भी 4.9 है, माइनस करके कॉमन करोगे तो इधर बचेगा 1 माइनस 1/4। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कैलकुलेशन जो है ना, तुमको मन में भी करना सीखना है, जरूर नहीं कि वो कॉपी पर ही करेंगे। बहुत सारे जो स्टेप है, अगर वो सारे कैलकुलेशन मन में करना सीख जाओगे तो फिर कॉपी पे लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और कॉपी पे नहीं लिखोगे टाइम बचेगा। ठीक है ना, जैसे ये जो स्टेप है ये तुम करोगे, इधर 3 लाइन घुसाओगे अंदर कि इसको इधर ले गए, फिर सिंप्लीफाई करे, फिर कॉमन करे, उतना करने की जरूरत नहीं। मन में सोच लो इधर 4.9 है, इधर 4.9 है, इसको जब इधर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 4.9 माइनस 4.9/4, कॉमन करके सीधे इतना लिख सकते हो। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो हाँ ये सर। सारी चीजें कैसे सीखोगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से सीखते हैं, प्रैक्टिस से सीखते हैं। थोड़ा सा स्मार्टनेस, मतलब अपना दिमाग यूज करते हैं कि क्या स्टेप हम हटा सकते हैं, किस स्टेप को हटाने से गलती कम होने का चांस है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे सीधे 6 स्टेप जंप कर गए, बीच में गलती हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना है। स्टेप जंप करना तब है जब तुम एकदम कॉन्फिडेंस हो जाओ, कि कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरे से गलती नहीं होगा स्टेप जंप करने पे, तभी करना है। तो ये सारी चीजें सीखोगे, फिर से टाइम मैनेजमेंट तुमको आएगा। नहीं तो अगर करते गए, अभी क्या है कि बोर्ड में, बोर्ड का तरीका क्या होता है कि वो तुमसे स्टेप्स पूछता है। ठीक है, तो जो बोर्ड के बच्चे हैं वो स्टेप भर भर के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 स्टेप, 20 स्टेप, 25 स्टेप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलेगा। लेकिन जो बच्चे कंपिटेटिव तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको स्टेप उड़ाना है, उनको खींचना नहीं होता है स्टेप। तो तुम्हारे पास अभी अगर बोर्ड पास हो चुके हो तो तुमको ये चीज सीखना है कि हमें स्टेप्स कम करने हैं। और अगर बोर्ड दे रहे हो तो लिखो, लिखते लिखते वो भी तुम्हारे चीज में दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये वाला मैं स्टेप जंप कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं होता, ये मैं स्टेप जंप कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब बोर्ड का पेपर होगा तो उसमें बढ़िया से एक्सप्लेन करके लिखेंगे। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे, v विल बी, v मैं सीधे दे रहा हूँ, इट विल बी 2 इंटू 4.9 इंटू 3/4। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तुम्हारा वेलोसिटी आ गया 2.7। 4.9। हाँ, सिंप्लीफाई करने का अभी इतना जरूरत नहीं है, इधर पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे, मे बी कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इजी होगा। ये तुम्हारा वेलोसिटी आया। ठीक है ना? अब ये जब इक्वेशन यूज करते तो यार टाइम निकालना पड़ता, फिर टाइम के लिए एक अलग v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करते तो टाइम आता। तो इससे बढ़िया ये इक्वेशन हम यूज ही नहीं करेंगे। हम इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, हम इक्वेशन यूज कर लेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें यूज करोगे यू जीरो है, इनिशियली जब ड्रॉप कर रहे हैं तो यू जीरो, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। अब काम क्या है, पुट करो। v निकालने के बाद अगर अब इधर h के पास चलते, इसका स्क्वायर करना है, यानी 4.9 इंटू 4.9 इंटू 3 को 9 लिख सकते हो डायरेक्टली, और ये नीचे 4। ये जो चीज है ये नीचे डिवाइडेड है, यानी 2 इंटू 9.8 ये नीचे डिवाइडेड है, कितना होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना, ये कितना बार में जाएगा, 2 टाइम्स में। तो नीचे क्या बचेगा तुम्हें, नीचे बचेगा 4.9, सॉरी ऊपर बचेगा 4.9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 16। ये तुम्हारे पास आया, कितना आया होगा सबके पास। अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है ना, अब इसके बाद बच्चों को लगता है कि सर इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे।
क्या मल्टीप्लाई करके वो जो ऐसे वाला करते हैं इससे डिवीजन करे। देखो ऐसा करने का जरूरत नहीं है, जो भी ऑप्शन होगा तुम्हारा उसमें थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है, ठीक है ना। जब 4 ऑप्शन देगा उसमें कुछ ना कुछ गैप होगा, तो हम कोशिश करते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने का। सारी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, देखो ये जो टर्म है ये 16 जो है इसको कैंसिल आउट कर सकता है 0.3 टाइम्स में, क्योंकि 16 इंटू 3 क्या होता है, 16 इंटू 3 होता है 48। तो अगर इसको देखोगे ये 4.9 है, ये कितना है 4.9 है, मतलब 16 से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.3 टाइम्स में जाएगा, हाँ या ना? बोलो, हाँ सर। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। अब फर्दर इसको 9 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव 2.7 मीटर, ठीक है। तो जो तुम्हारा आंसर होगा वो कितना होगा, जो भी ऑप्शन 2.7 से क्लोजर है, जो भी ऑप्शन 2.7 से क्लोजर है। और एक चीज और भी दिमाग में रख सकते हो कि तुमने जब काटा है ना 16 इंटू 4, जब इसको काटा है तो ये 0.3 से ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। देखो ये 49 है, 4.9 है, ये 4.8 होता तो एग्जैक्टली 0.3 आता, लेकिन 4.9 है तो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको कम करके काटा है। यानी जो ऑप्शन 2.7 से ज्यादा वाला होगा वही टिक करेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो तुमको जब भी कैलकुलेशन करोगे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं कैलकुलेशन होता है, तो उसमें 2 चीजें ध्यान देना होता है कि कौन सा स्टेप हम स्किप कर सकते हैं, या फिर कौन से स्टेप में जब कैलकुलेशन करना आया तो हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करा, अब किसी बच्चे ने कैलकुलेटर यूज करा था इसको सॉल्व करने के लिए, करा था किसी ने? कोई ऐसा हाँ स्टूडेंट जो ये आंसर लाने तक कैलकुलेटर यूज करा था? हाँ करे सर। हो ना। तो कैलकुलेटर यूज करोगे हाँ तो सर। फिर आदत पड़ जाएगी। अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा, आदत पड़ जाएगा। और यही जो आदत है ये कैरी होते जाएगा एग्जाम तक। फिर जैसे ही एग्जाम में तुमको ऐसा कुछ दिखेगा ना, तुम उसको सरेंडर कर दोगे कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन देखो ये इजीली हो सकता है, मैंने करा है ना बोर्ड पे, तुम्हारे सामने ही करा है, बिना किसी कैलकुलेटर के यूज करे। सिंपल है, सिंप्लीफाई करना बस तुमको आना चाहिए स्टेप वाइज। तुमने क्या करा होगा, तुमने इस बी को सॉल्व कर दिया होगा। बी को सॉल्व करोगे तो यहाँ से पहले ही से एक पॉइंट वाला नंबर आएगा, उस बी को सॉल्व करके फिर तुमने स्क्वायर करा होगा। ये सब करे हो ना। अब मैंने क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था कि जी इधर नीचे आ रहा है, तो जी इज मल्टीपल ऑफ व्हाट, 4.9, इसलिए मैंने जानबूझ करके उसको पूरा सिंप्लीफाई करके नहीं रखा, क्योंकि वो कैंसिल आउट होता, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता। अरे समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ तो सर। अगेन ये सारी चीजें कब तुम्हारे पास आएंगी, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मैं बचपन से ही जानता था, मैंने ही कैसे सीखा इसको सॉल्व कर करके क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैंने बहुत बार किया होगा, तब जाकर के ये मुझे ये सारी चीजें दिमाग में क्लिक होनी शुरू हुई है, ठीक है ना। नहीं तो मैं भी जब स्टार्टिंग में पढ़ता होगा तो मैं भी वही करता होगा, इस बी को सॉल्व करता होगा, फिर यहाँ पे वी स्क्वायर कैलकुलेट करता होगा। जैसे इसको वी को सॉल्व कर दोगे ना तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉइंट में आएगी। अब उस पॉइंट का स्क्वायर करने के लिए तुमको क्या चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, है या ना। तो ऐसा नहीं करेंगे। जब भी सवाल आए, सवाल सॉल्व करना है तो उसका जो अगला स्टेप है वो तुम्हारे दिमाग में ऐसे घूमते रहना चाहिए कि कैसे इजी कर सकते हैं, कैसे इजी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब अभी से सीखोगे, अभी से सीखोगे तो जब तक तुम्हारा एग्जाम का टाइम आएगा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया रहेगा। क्लियर? आगे बढ़े, हटा दे इसको। किसी को डाउट है कुछ, फिजिक्स में कुछ नहीं सर। डाउट है तो बोलो कि इसमें कोई सा स्टेप जो तुमको समझ में नहीं है, क्या कर रहे हैं। आगे बढ़े। हाँ वही सर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 3 ही इक्वेशन होता है यार। अगर तुम 1D मोशन पढ़ रहे हो विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन तो 3 ही इक्वेशन है, उसी 3 ही इक्वेशन का कुछ ना कुछ यूज होगा। और एक जो नोट में लिखवाया था कि 2 इक्वेशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, नोट में मैंने बताया था ना कि 2 इक्वेशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए 1D मोशन, जिसमें वी एवरेज वाला फॉर्मूला था और एसेंथ वाला फॉर्मूला था। तो वो 2 एक्स्ट्रा याद रखना है। और ये तीनों को, इन तीनों को यूज करने में तुम मास्टर हो जाना चाहिए। मास्टर हो जाओगे आराम से जो भी 1D का प्रॉब्लम आएगा सॉल्व कर सकते। चलो इससे रिलेटेड कुछ नोट भी पढ़ लेते हैं। फ्री फॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लेते हैं, लिखना। नोट नंबर 1, ड्यूरिंग फ्री फॉल, ड्यूरिंग फ्री फॉल distance traveled by particle
by particle in 1, 2, 3, 1, 2 and 3 ऐसे लिख सकते हैं, and 3 second is in the ratio is in the ratio of 1 square is to 2 square is to 3 square, square respectively. During free fall, distance traveled by a particle in 1, 2 and 3 second is in the ratio 1 square is to 2 square is to 3 square. स्टेटमेंट कितने लोगों को समझ में आ गया कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो चीज लिखा हुआ है इसका मतलब समझ में आ रहा है कि क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं? हाँ सर। चलो देखो समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है कि ये जो टर्म है ये क्या लिखा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं है, दिस इज 1 2 3 है। मतलब तुम्हें एच निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला था, अगर ध्यान दोगे तो एच निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला आया था कि अगर अलग अलग टाइम पे हाइट निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दिस जी इज कांस्टेंट, दिस हाफ इज कांस्टेंट, तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। हाइट जो ट्रेवल करेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 3 पुट करोगे तो 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ध्यान देना ये 1 2 3 का मतलब मैंने समझाया था, इसमें अंतर होता है एस एन और एस एनथ का अंतर मैंने एक्सप्लेन करा था। एस एन मतलब क्या होता है, अप टू एन सेकेंड जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। एस एन का क्या मतलब होता है, 0 से लेकर के अप टू एन सेकेंड जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलते हैं, एस एन बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ ध्यान देना 1 2 3 मतलब अप टू 1 सेकेंड, 2 का क्या मतलब अप टू 2 सेकेंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, अप टू 3 सेकेंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। मतलब इनिशियल कंडीशन जो है दैट इज ऑलवेज 0, कंसीडर इट 1 सेकेंड 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। क्लियर है। तो स्टार्टिंग से लेकर के 1 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, स्टार्टिंग से लेकर के 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, स्टार्टिंग से लेकर के 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर। क्लियर है। किसी कोई कंफ्यूजन? सर इसका मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में कहने का मतलब होता है कि 0 से लेकर के 1 सेकेंड में जब बॉल को हमने ड्रॉप करा, समझो। हाँ सर समझ गया। ओ सर एस एन, हाँ एस एन की बात हो रही है, अभी किसकी बात हो रही है, एस एन की बात हो रही है। एक बार मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। एक बॉल था यहाँ पे, हमने इसको ड्रॉप करा, ड्रॉप करने के बाद 1 सेकेंड के बाद ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे 1 सेकेंड लगा, फिर इसको ड्रॉप करा तो स्टार्टिंग से 2 सेकेंड, स्टार्टिंग से 2 सेकेंड लगा यहाँ तक पहुंचने में। अगेन और नीचे गया तो स्टार्टिंग से 3 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, मान लो ये h1 है, 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो h2 है, और 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो h3 है। तो तुमको यहाँ रेशियो किसका निकालना है, h1 is to h2 is to h3 का रेशियो निकालना है। दिस रेशियो विल बी 1 स्क्वायर is to 2 स्क्वायर is to 3 स्क्वायर। क्लियर है, हो गया। अब समझते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा जो इसका नोट वो भी इंपॉर्टेंट, समझना, लिखो। ड्यूरिंग फ्री फॉल distance traveled by particle distance traveled by particle in first
in first, second and third second. Distance traveled by particle in first, second and third second is in the ratio of ratio of 1:3:5 respectively. यहाँ पे अब देखो चेंज कहा हुआ, पहले 1 था, 2 था और 3 था, अभी क्या हो गया, अब ये चेंज हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मैंने मतलब समझाया हुआ है कि फर्स्ट बोल रहा है तो इसका मतलब 1 से 0 के बीच में, तक। हाँ 0 से 1 तक। सेकंड कहने का मतलब होता है 1 से 2 के बीच में, ठीक है। और थर्ड कहने का मतलब 2 से 3 के बीच में। गुड, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसका रेशियो निकालना है। तो अगर उसका रेशियो फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा h इक्वल्स टू हाफ g 2n-1, या इसको t कर सकते हो, हाफ g 2t-1। अगर 1 सेकेंड बोल रहा है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, मतलब फर्स्ट सेकेंड के लिए 1 पुट करेंगे, सेकेंड सेकेंड के लिए 2 पुट करेंगे, थर्ड सेकेंड के लिए 3 पुट करोगे। तो जब यहाँ अब यहाँ पे देखोगे तो कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1 या 2t-1। यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये वाला, स्क्वायर वाला नहीं है। तो अगर यहाँ 1 पुट करके देखोगे तो इट विल कम एज 1, 2 पुट करोगे तो इट विल कम एज 3, 3 पुट करोगे इट विल कम एज 5, अगर 4 पुट करोगे तो 7 एंड सो ऑन, यानी ऑड मल्टीपल्स आएगा, ठीक है ना। जितने भी ऑड वाले नंबर है 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलते चले जाएगा। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये जो भी रिलेशन है 1 सेकेंड का, 2 सेकेंड का, 3 सेकेंड का, या फर्स्ट सेकेंड का, सेकेंड सेकेंड का, थर्ड सेकेंड का, फोर्थ सेकेंड का, ये तुमको क्लियर होना चाहिए कि सवाल जब पूछे तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर क्या पूछ रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आ रही बात समझ में, हटा दे इसको। हाँ सर। डायग्राम से भी इसको अगर समझना है तो समझ सकते हो। चलो डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखना, जैसे अगर कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करा, 0 से 1 में ये डिस्टेंस, स्टार्टिंग से 2 सेकेंड ये डिस्टेंस कवर करा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। स्टार्टिंग से 2 सेकेंड तक ये डिस्टेंस हुआ, लेकिन इसको सेकेंड सेकेंड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप टू 2 सेकेंड। अब सेकेंड सेकेंड बोलने का मतलब होता है दिस गैप, ये जो गैप है वो, यानी तुमको क्या निकालना है, ये गैप निकालना है और इस गैप का रेशियो निकालना है। नेक्स्ट है थर्ड वाला, यानी ये पूरा टाइम लगा 0 से 3 तक, लेकिन तुमको ये अभी कैलकुलेट नहीं करना है, तुमको कौन सा कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो चाहिए फॉर द गिवन कंडीशन, फॉर द गिवन नोट। आ रही बात समझ में। और तुमने पिछले वाले केस में देखा ही था कि अगर ये 1 स्क्वायर था, ये कितना था, ये 2 स्क्वायर था, ये 3 स्क्वायर था, तो अभी यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 3 स्क्वायर 9 होगा। तो ये 1 है, ये टोटल 4 है, तो ये गैप कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है, क्योंकि 2 स्क्वायर दिया हुआ है। तो दिस माइनस दिस करोगे, ये दिस माइनस दिस करोगे तो 3 आएगा। सिमिलरली ये जो गैप है ये 9 का है, और तुम्हें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो इस गैप में से ये घटा दोगे, ये जो टोटल गैप है इसमें से ये घटा दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो 9 - 4 विल बी 5, 1:3 5। क्लियर है, या उसको डायग्राम से भी देख सकते हो या फिर डायरेक्टली इक्वेशन जो है इक्वेशन से भी देख सकते हो। बस तुम्हें समझ में आना चाहिए पूछ क्या रहा है, अप टू 2 सेकेंड या सेकेंड सेकेंड, इसमें डिफरेंस होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़े, किसी को कंफ्यूजन इसमें, सबको समझ में आ रहा है। हाँ सर। चलो वेरी गुड।
अब थोड़ा सा एक समझते हैं, ये भी बस थ्योरेटिकल है, इसमें थोड़ा सा समझ लेंगे कि हमने देखो अभी तक हमने जो भी सॉल्व करा है ना, जितना भी हमने फ्री फॉल पढ़ा या बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं यानी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा, उसने मैंने बोला था क्या है कि हम लोग एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एयर रेसिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट करके पढ़ रहे हैं। अगर अगर एयर रेसिस्टेंस को हम कंसीडर करते तो क्या होता, अगर एयर रेसिस्टेंस को क्या कर रहे थे, कंसीडर कर लेते तो क्या चेंज होता। पहले हमने पढ़ा था कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम क्या होता है, नीचे जाने में लगता है। आ रही बात समझ में? अब देखो अगर तुम एयर रेसिस्टेंस को हम क्या करते हैं, जब भी कंसीडर करते हैं तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, कोई भी अगर बॉडी किसी फ्लूइड में मूव कर रहा होता है तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। मतलब अगर जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा होगा, समझना, जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है। जब नीचे से तुम ऊपर फेंकोगे, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो फोर्स किधर लगेगा, न- नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। अरे बात समझ में? अब देखो इन दोनों केस में एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वो जी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। कब, जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जब बॉल क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है नीचे की तरफ, साथ ही साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रहा है। अब इन दोनों के चलते क्या होता है, इन दोनों के चलते जो नेट एक्सीलरेशन है बॉल पे वो इंक्रीज हो जाता है। आ रही बात समझ में? जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, बस समझना है अभी, बस जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ एक विस्कस फोर्स लगने लगेगा और साथ ही साथ गेंद पे ये तो लगेगा ही। इन दोनों के चलते जो इफेक्टिव तुम्हारा एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, विस्कोसिटी कंसीडर करोगे तो बॉल का एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया। अब समझते हैं इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कोसिटी किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, क्योंकि फोर्स विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखोगे ना इस बॉल का नेट एक्सेलरेशन, तो इसका नेट एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ये जी को काउंटर कर रहा है, ध्यान से देखो, जी को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है। आ रही कि नहीं समझ में बात आ रही है? इन दोनों केस में, एक केस में विस्कस फोर्स जी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब जी का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन प्लस विस्कस फोर्स का एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जी नीचे की तरफ का, बॉल नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, इसके चलते एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा थोड़ा सा। क्लियर है? अब इन दोनों इफेक्ट के चलते अभी क्या होता है, इन दोनों इफेक्ट के चलते ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम सेम नहीं रहता है, क्योंकि एक्सेलरेशन, अब अगर ध्यान से देखोगे फॉर्मूला हमारा क्या होता है, h इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू qt प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूला में एक्सेलरेशन चेंज होगा, हाइट अगर सेम रख रहा हो तो टाइम चेंज होना है। इस फॉर्मूला में अगर एक्सेलरेशन चेंज होगा, सेम हाइट के बीच में अगर कैलकुलेशन कर रहे हो, बॉल ऊपर गया नीचे आया, तो ये एक्सेलरेशन जाते टाइम आते टाइम बदल गया। इसके चलते क्या होता है, आने जाने का टाइम जैसे हम विस्कोसिटी को कंसीडर करते हैं तो वो बदल जाता है। क्लियर है या कंफ्यूजन है कोई? तो इसको नोट में लिख लेंगे, इसको, ये थर्ड नोट है तुम्हारा, लिखना। इफ रेसिस्टेंस ड्यू टू एयर इज कंसीडर्ड, या इफ रेसिस्टेंस ड्यू टू एयर इज ऑल्सो, रेसिस्टेंस ड्यू टू एयर, if resistance due to air is also taken into care, ऐसे लिख सकते हो, is also taken into care, is also taken into care, then T descent, then T descent is greater than T ascent. T descent is greater than T ascent. इन दोनों का मतलब समझते हो, डिसेंट और एसेंट का? तो डिसेंट मतलब नीचे आने की descent समय में और एसेंट आना। मतलब ऊपर जाने की समय। ऊपर जाने का, हाँ ठीक है।
अब क्या है, जब बॉल को हमने ऊपर फेंका ऐसे गया गेंद, ये हाइट है हमारा, इस हाइट में सारा मोशन हो रहा है। हमने बॉल को फेंका, बॉल ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ऊपर जाने में जो टाइम लगा दिस इज एसेंट, नीचे आने में जो टाइम लगा दैट इज डिसेंट। तो इधर से टी एसेंट से गया लेकिन आया टी डिसेंट से, और इन दोनों में रिलेशन क्या है कि टी डिसेंट मतलब जब बॉल नीचे की तरफ आ रहा होगा, नीचे की तरफ आएगा तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, विस्कोसिटी के चलते ऊपर की तरफ लगेगा, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगने के चलते टी डिसेंट इज ग्रेटर देन टी एसेंट। क्लियर है, ध्यान रहेगा। हाँ तो ये सर बता ही इसका देगा मतलब सर ऊपर बोलो। जाने पर समय कम लगेगा। ऊपर जाने में इस हाइट से यहाँ पे फेंक रहे हो तो ऊपर जाने में समय कम लगेगा, जब गेंद नीचे आ रहा होगा तो समय ज्यादा लगेगा। लिखा तो है, ज्यादा क्यों लग रहा है वो मैंने बता दिया। ज्यादा इसलिए लग रहा है कि अभी एक एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ लगने लगा, हाँ वो दैट इज समझ ड्यू गया। टू विस्कोसिटी। और पहले क्या होता था, पहले ये बस जी था, तो जी से थोड़ा सा जो वैल्यू है ना वो एक्सेलेरेशन का घट गया ड्यू टू दिस फोर्स। क्लियर है, तो अभी वो थोड़ा धीरे 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 नीचे की तरफ आएगा। आगे बात समझ में। तो ये 3 नोट है, ध्यान में रखना। फ्री फॉल के केस में जो भी चीजें होती है, जैसे ग्राफ कैसा होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं, अगर एक्सेलेरेशन वेरी करने लगे, यानी वेरिएबल एक्सेलेरेशन का अगर प्रॉब्लम हो तो कैसे करेंगे। तो हमारा वन डायमेंशनल मोशन with variable acceleration. One dimensional motion with variable acceleration, यानी एक्सेलेरेशन अब कांस्टेंट नहीं है और ना ही जीरो है। जीरो होता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट था तो 3 फॉर्मूला, 3 जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो, और 2 फॉर्मूला उसी से डिराइव होकर के आता है, तो 3 2 5 फॉर्मूला उसी को यूज करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वन डायमेंशनल मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलेरेशन, मतलब एक्सेलेरेशन वेरी कर रहा है। अब ये जो एक्सेलेरेशन है ना, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। जो भी एक्सेलेरेशन दिया हुआ है दैट में वेरी विथ रिस्पेक्ट टू 3 फिजिकल क्वांटिटीज। पहला एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन हो सकता है, एक्सेलेरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलेरेशन। दूसरा, एक्सेलेरेशन में भी फंक्शन ऑफ पोजीशन, एक्सेलेरेशन x1 पे कुछ और है, x2 पे कुछ और है, x3 पे कुछ और है। एक्सेलेरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। थर्ड हो सकता है एक्सेलेरेशन डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, एक्सेलेरेशन इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब अभी वेलोसिटी v1 है तो कुछ और एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी v2 हो गया तो कुछ और एक्सेलेरेशन है। यानी फंक्शन 3 तरीके के हो सकते हैं एक्सेलेरेशन के। सारी बात समझ में, तो लिखना एक्सेलेरेशन में वेरी, एक्सेलेरेशन में वेरी, एक्सेलेरेशन में वेरी वेरी with time, with time में vary with time और position और टाइम, पोजीशन और वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन में वेरी विथ टाइम, पोजीशन और वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलेरेशन में भी फंक्शन ऑफ, एक्सेलेरेशन में भी फंक्शन ऑफ, पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एक्सेलेरेशन किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। दूसरा, a इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, 1D की बात कर रहे हैं तो x का फंक्शन लिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन डिपेंडेंट। एंड थर्ड वन इज, थर्ड में क्या लिख सकते हो, एक्सेलेरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी डिपेंडेंट।
ये 3 तरीके का प्रॉब्लम तुमसे वेरिएबल एक्सेलेरेशन में पूछ सकता है। सर हाँ। सर आप बोला था कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं कर रहा, आप तो बोला था एक्सेलरेशन से वेलोसिटी डिपेंड कर सकता है। जब वेलोसिटी दिया रहे मतलब जब एक्सीलरेशन दिया रहेगा तब यहाँ पे वेलोसिटी ज्ञात करेंगे, ऐसा है। नहीं देखो, फंक्शन अगर दिया हुआ है, जैसे सवाल में दिया हुआ कि जो एक्सेल, मैंने डायरेक्शन की बात करी थी कि वेलोसिटी के डायरेक्शन से हम एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी के चेंज का जो डायरेक्शन होता है उस चेंज से हम एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है ना कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ये जो एक्सेलेरेशन है वो वेलोसिटी का फंक्शन हो गया। मतलब जो रिलेशन है ना, रिलेशन में कुछ ऐसा दिया होगा कि a इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 5, ऐसा कुछ। इसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का फंक्शन। मतलब वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड रखोगे तो एक्सेलेरेशन उसके लिए कुछ अलग है, 3 मीटर पर सेकंड रखोगे तो उसके लिए कुछ अलग है। आ रही बात समझ में? हाँ सर, बट आप तो बोला था सर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसका पीछे में कारण है वो एक्सेलरेशन। हाँ, तो यही तो हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तभी तो एक्सेलेरेशन में चेंज आ रहा है। अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन आएगा, चेंज नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो अगर वेलोसिटी यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग नहीं होगा तो फिर ये एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? फंक्शन ही नहीं बनेगा। हाँ सर सारी ठीक है। बात समझ में? हाँ चलो तो टाइप समझते हैं कि क्या हो रहा है। तीनों टाइप से किस तरीके का प्रॉब्लम पूछ सकता है, सीधे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो लिखना, फर्स्ट टाइप में हम लिखेंगे, या केस ए लिख सकते हो। केस ए, व्हेन एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। अगर एक्सेलरेशन है तो पक्का का पक्का क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा ही। या फिर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये है कि बॉडी पे नेट अनबैलेंस फोर्स है और अनबैलेंस फोर्स के चलते एक्सेलरेशन है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, व्हेन एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि इस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है फंक्शन ऑफ टाइम पे, यानी a इज इक्वल टू एफ ऑफ t। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, यूज a इज इक्वल टू dv बाई dt। क्या करेंगे, a इज इक्वल टू dv बाई dt, ये का यूज करेंगे टू कैलकुलेट या टू फाइंड वेलोसिटी। ठीक है, समझो क्या दिया हुआ, एक्सेलरेशन दे दिया हुआ, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब तुमसे सवाल में पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t, तो हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, a इज इक्वल टू dv बाई dt। मतलब a को किससे रिप्लेस कर देंगे, dv बाई dt से रिप्लेस कर देंगे। या फिर अगर तुम्हें पूछ रहा है डिस्टेंस तो हम यूज करेंगे d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर टू फाइंड पोजीशन। इसको यूज करके क्या पता करते हैं, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हो। कब, जब एक्सेलरेशन फंक्शन होगा टाइम का। इसका क्या मतलब होता है, इसी चीज को दो बार डिफरेंशिएट करना। ठीक है, अब इस तरीके का एक बच्चे ने सवाल भेजा था ग्रुप में, मैंने चेक करा था। एक बच्चे ने सवाल भेजा था कि अगर एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसा कुछ था। हाँ सर। जिसने जिसने भेजा था वो है। हाँ सर। हाँ, अब तुमको समझ में आ जाए क्या हो रहा है, समझो। अब जो तुम सवाल भेजे थे उसी को करवा देना, लिखना, इफ इफ if acceleration of a body if acceleration of a body varies with time if acceleration of a body varies with time as as a equals to kt as a equals to kt as a equals to kt full stop, find, को नंबर 1 कर, find
find its velocity, find its velocity, find its velocity at time t, find its velocity at time t, at time t. Number 2, distance traveled by particle, distance traveled by particle in time t, distance traveled by particle in time t if initially particle was at rest. हो गया? Distance traveled by particle in time t if initially particle was at rest. Particle rest पे था, एक्सेलेरेट करना शुरू करा एंड दैट एक्सेलेरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब a इज इक्वल टू kt, जहाँ k कांस्टेंट है, t टाइम है। अलग अलग टाइम पे वैल्यू अलग अलग एक्सेलेरेशन का आएगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी कैलकुलेट करना है किसी पर्टिकुलर टाइम t पे, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t यानी डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ t निकालना है। ठीक है, तो वेलोसिटी k t स्क्वायर बाय 2 और डिस्टेंस k t क्यूब बाय 6। k2, हाँ ठीक है। चलो समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहला चीज, अगर वेरिएबल एक्सेलेरेशन बोल दिया मतलब एक्सेलेरेशन इज नॉट कांस्टेंट, जैसे ये चीज तुमको सवाल में दिखा तो जो भी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन है ना वो यूज नहीं कर सकते हो, मतलब v इज इक्वल टू क्यू प्लस ए टी हम यूज नहीं कर सकते। तो ये कब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? v इज इक्वल जब टू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये जी जब मैंने सर, स्टार्ट करा था पढ़ाना मैंने उसके ये फॉर्मूला यूज कर दिया था और ए में kt बिठा दिया था, तो मेरा आंसर गलत आ गया। इसीलिए गलत आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला जब तुमने जहां पे मैंने लिखाया होगा ना उसके ऊपर का हेडिंग ही तुमने देखा होगा। हेडिंग क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यूरिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो उसको ध्यान देना है कि ये फॉर्मूला कब हम यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला के साथ रिस्ट्रिक्शन है, ये हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तब यूज करेंगे, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर बेसिक के पास चलेंगे। तो पहला क्या दिया हुआ है? पहले हमें स्पीड वेलोसिटी निकालना है और इस वेलोसिटी में इनिशियल कंडीशन ये दिया रहेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। और अगर तुमसे सवाल में वेलोसिटी पूछ रहा है तो पक्का तुमको इनिशियल कंडीशन बता के रखेगा, जैसे मैंने सवाल में बता दिया कि पार्टिकल इनिशियली कहा था रेस्ट। वेलोसिटी हो जाएगा सर k स्क्वायर बाय 2, kt स्क्वायर बाय 2। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहला हमें क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल टू kt दिया हुआ है, और जब भी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है तो एक्सेलरेशन कैन बी गिवन एज dv बाई dt। एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? dv बाई dt। ये kt के बराबर होगा। एक ही जगह मैंने क्या रख दिया? dv बाई dt रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी टाइम का फंक्शन है उधर dt को ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू kt dt। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। विथ लिमिट्स, लिमिट लगा करके सॉल्व कर लो, या फिर अगर बिना लिमिट लगा सॉल्व कर रहे हो तो फिर इनिशियल कंडीशन को यूज करके जो कांस्टेंट आएगा उसको रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे? dv को इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल स्पीड 0 है, किसी टाइम पे मान लो स्पीड v है, इधर इंटीग्रेट करेंगे kt dt। 0 कब था? जब टाइम 0 था। स्टार्टिंग कंडीशन में टाइम 0, वेलोसिटी 0। कब निकालना है? टाइम t पे निकालना है। कितना? क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इधर का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन है वो तो बहुत ही सिंपल है। इधर का इंटीग्रेशन v होगा, 0 से v पुट करोगे,
इधर के कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा टी, और टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के टी तक। आ रही बात समझ में? इंटीग्रेशन याद है ना, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कांस्टेंट को बाहर लाते हैं, जो इंटीग्रेशन के अंदर बचता है, और टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2। अब वैल्यू पुट करोगे तो इट विल बी b इक्वल्स टू के टी स्क्वायर बाई 2। यानी किसी टाइम पे तुमको वेलोसिटी चाहिए, किसी टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, कितना होगा, ये टी स्क्वायर बाई टी होगा। अगर टाइम दे दिया, जैसे 1 सेकंड में निकालो तो 1 पुट कर देंगे, 2 सेकंड पे निकालो 2 पुट कर देंगे, 3 सेकंड में निकालो 3 पुट कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? अगर इसी सवाल में, इस सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, अगर इसी सवाल में तुमसे बोलता या t इक्वल्स टू 0 या इनिशियली बॉडी इज मूविंग विद स्पीड u, अगर इसी सवाल में बोलता इनिशियली बॉडी वाज मूविंग विद स्पीड u, तो यहाँ क्या रखते हैं, यहाँ 0 नहीं u u, माइनस t माइनस ठीक है ना? हाँ, तो जब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते तो यहाँ u आता, तुम्हारा रिलेशन क्या आता, v माइनस u आता, अगेन इट विल बी v इज इक्वल टू u प्लस kt स्क्वायर बाई 2, ये होता। ठीक है ना? तो अगेन अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो कुछ ना कुछ इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा, या तो स्पीड 0 देगा या फिर कुछ वैल्यू देगा, जैसे u दे दिया, तो u दे दिया तो हमारा काम है ना, अगर बेसिक तुम्हारा क्लियर है कि कैसे सॉल्व करना है, किस मेथड से अप्रोच करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट दो तरीके से कर सकते हो, या तो इनडेफिनिट या तो डेफिनिट। अगर इनडेफिनिट से करोगे तो बाद में सी को रिप्लेस करना होता है यूजिंग इनिशियल कंडीशन, और अगर डेफिनिट से कर रहे हो तो इधर ही लिमिट लगा देंगे कि t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी u था, t इक्वल्स टू t पे वेलोसिटी v होगा, यही भी हमें निकालना है, इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। हाँ अब सर। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है डिस्टेंस टेबल। अब डिस्टेंस टेबल के लिए तुमने भी अगर निकाल लिया, अगर भी एज ए फंक्शन तुमने कैलकुलेट कर लिया है, तो तुम्हें पता है कि ट्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर तुम्हें भी दिया हुआ है कि टी स्क्वायर बाई 2, पहला वाला ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी अभी हम 0 ही लेकर के चल रहे हैं, तो अगर पहला कंडीशन ये, तो ये हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बाई 2। अब तुम्हें क्या करना, अगेन रीअरेंज कर दो, तो यहाँ dx क्या हो जाएगा, के टी स्क्वायर बाई 2 dt। इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, लिमिट लगा करके 0 पे 0, t पे मान लो x पे है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे k कॉमन 2 कॉमन, तो इट विल बी k बाई 2 t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, है ना? पावर में 1 ऐड होगा, नीचे 1 से डिवाइड हो जाएगा। अब लिमिट पुट करोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t तक, तो क्या आएगा यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू k बाई सीधे 6 कर दो t क्यूब, ये तुम्हारा x आ गया। ठीक है, अगर सर इसमें इनिशियल वेलोसिटी u दिया रहता तो, अगर इनिशियल वेलोसिटी u दिया रहता, अगर इनिशियल वेलोसिटी u दिया रहता तो ऐसे आता, u प्लस के टी स्क्वायर बाई 2 आता। पहले ये सब लिख लो, ये लिख लो, फिर बताएंगे, फिर इसमें बंदा हो जाएगा। ये ऊपर वाला लिख लिया था ना, पहले ये ऐसा था, इसको सॉल्व करने के बाद x इतना आया। ठीक है, हाँ सर, हाँ हाँ, अब अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया रहता, जैसे इनिशियल वेलोसिटी देता तो वहां से हमें एक वेलोसिटी का फंक्शन आता, जो कि कुछ इस तरीके का हो सकता था। अगर इनिशियल स्पीड u दिया हुआ है तो सॉल्व करोगे ऐसा वेलोसिटी का फंक्शन आएगा पक्का। हाँ 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 सर, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी u प्लस k बाई के टी स्क्वायर बाई 2, लेकिन जब इंटीग्रेट करोगे तो अब ये पूरा टर्म तुमको लिखना पड़ेगा, u प्लस के टी स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, u को u ही रखेंगे। हाँ सर। u को u ही रखेंगे, और क्या रखोगे, इनिशियल कौन स्पीड सी u है? दिया हुआ है वही रख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई जब करते तो तुम्हारा जो आंसर आता इट विल बी u t प्लस k बाई 6 t क्यूब आता। ठीक है ना, क्योंकि u इस एक नंबर है, u क्या होगा, इनिशियल स्पीड एक नंबर होगा जो कि तुम बाहर कर सकते हो इंटीग्रेशन से, और बाहर करोगे तो क्या बचेगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t दिखेगा x इज इक्वल टू ut प्लस 1 k बाई 6 t क्यूब। क्लियर है? तो इस टाइप का प्रॉब्लम, ये एक तरीके का प्रॉब्लम है। जब हम कब सॉल्व करते हैं, जब हमें क्या दिया होगा, एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, तो तुमसे दो चीजें पूछ सकता है कि वेलोसिटी निकालो एट एनी टाइम, या फिर डिस्टेंस निकालो एट एनी टाइम।
क्लियर है? तो ये एक टाइम है। अब चलते हैं दूसरा टाइप पे। दूसरा टाइप है तुम्हारा, लिखो ना, देखना व्हेन एक्सेलेरेशन इज, या केस केस बी लिख सकते हो, पहले केस बी लिख लो। व्हेन एक्सेलेरेशन इज, व्हेन एक्सेलेरेशन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, और 1D की बात कर रहे हैं तो किसी एक पोजीशन पे, एक्स पे, वाई पे या जेड पे, किसी एक पे डिपेंड कर रहा होगा। मैं ले रहा हूँ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज ए इज फंक्शन ऑफ एक्स। ये किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। तो अब हमारा काम क्या होगा? रिप्लेस ए विथ बी डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, रिप्लेस किसको करेंगे? ए को करेंगे किससे? डीवी बाई डी एक्स से। आ रही बात समझ में? दैट इज, अब तुम्हारा काम क्या होगा? दैट इज बी डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। ये हो जाएगा। अब तुम्हारा काम है इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो ध्यान से सुन लो, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। X. अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ Velocity is a एक्स। function of X. ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिलेगा तुमको। क्लियर है? अब एक बार तुमने वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लिया, ठीक है, तो बाकी का जो आगे का काम है वो आराम से कर सकते हो। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होगा तो फिर पहले हम v को dx बाई dt पुट करेंगे, सवाल करके देखेंगे कि क्या क्या कैलकुलेट करना होता है। जैसे अगर ये निकल गया, तुमने कैलकुलेट करना है तुमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से क्या आया? यहाँ से आया v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x आ गया। अब तुम फ्री हो, अब इस v को तुम पुट कर सकते हो dx बाई dt। जैसे ही dx बाई dt करोगे, यहाँ से क्या आएगा? x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। ठीक है ना, सवाल करके समझते हैं, तो लिखना, यहाँ तक लिख लिया हो ना? अब हाँ एक सर। प्रॉब्लम लिखेंगे, लिखना, हाँ सर। द एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल, the acceleration of a particle is given as acceleration of a particle is given as a equals to 3x, a equals to 3x full stop at t equals to 0, at t equals to 0, at t equals to 0, particle is at, yeah, at t equals to 0, x is equal to 1, at t equals to 0, x is equal to 1 and v equals to 2 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशन है। ये स्टार्टिंग में पार्टिकल कहाँ पे है? x इज इक्वल टू 1 मीटर पे है, उसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है। ये चीज क्लियर हुआ? इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आएगा, इस तरीके का जो भी प्रॉब्लम होगा, तुमको इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशन हो गया, फुल स्टॉप। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at find velocity of the particle at 2 second, find velocity of the particle at 2 second। ये जो प्रॉब्लम होता है इसमें थोड़ा सा स्टेप ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, ना कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा।
ताकि तुम टाइम पुट करो सीधे वेलोसिटी मिल जाए। यहाँ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, इसलिए हमें सिंप्लीफाई करके देखना होता है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ गिवन क्या है तुमको, यहाँ गिवन है a इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तुम्हारा काम क्या होगा, जब भी ऐसा कुछ दिया होगा तो हम a को किससे रिप्लेस करते हैं, v dv बाई dx, ये 3x के बराबर होगा। अब जो भी आइडेंटिकल टर्म्स हैं उनको एक साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, v dv इज इक्वल टू 3x dx। इतना तक हम पहुंचते हैं सिंप्लीफाई करके, जो भी सिमिलर टर्म वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो v dv एक तरफ, x वाला टर्म एक तरफ। अब इसका बाद का काम क्या होता है, इंटीग्रेट करना। जब इंटीग्रेट करते हैं विथ प्रॉपर लिमिट पुट करते हैं, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे, v dv को इंटीग्रेट करोगे, तो इनिशियल वेलोसिटी तुमको दिया हुआ और इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, तो समझना x इज इक्वल टू 1 पे, x जब 1 है तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल कंडीशन में देखो, जब x 1 है तो उस पॉइंट पे 2 वेलोसिटी मीटर कितनी है, सेकंड 2 मीटर 2 पर मीटर सेकंड। पर सेकंड। तो मान लो तुम्हें x पे वेलोसिटी निकालनी है, जी तो सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशन है। इधर सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 से v तक। इधर सिंप्लीफाई करोगे 3 कॉमन हो गया, x स्क्वायर बाई 2 0 से 1 से x तक, ये आया। अब यहाँ जो भी वैल्यू है वो पुट करो, जो भी वैल्यू तुमको दिया हुआ है ये पुट करो, ये पुट करोगे तो यहाँ आएगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, जो मैंने बोला भी था। अगर इसको एक बार सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x मिलेगा। तो v पहले पुट करोगे तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 बाई 2, ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू, इधर पुट करो, इधर 3 कॉमन कर लो पहले, तो अगर x पुट करोगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 पुट करोगे तो इट विल बी माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अब यहां से तुम्हें क्या मिलेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। यहां से मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, इतना आया। और या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो v स्क्वायर विल बी 3x स्क्वायर प्लस 1। यानी वेलोसिटी किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन आ गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू सर, 3x स्क्वायर सर, माइनस प्लस 1। हाँ 1 बोलो, होगा। सर वो माइनस तो हाँ सॉरी, प्लस 4 होगा, नहीं नहीं माइनस 1 होगा। कौन सा प्लस उसके 4 बोल रहा, उसके आगे वाला, इसके आगे ये वाला, ये वाला, उसके नीचे उसके नीचे मिडिल वाला लाइन। ये हाँ हाँ, वो तो 2 to 4 होगा। 2 हाँ ये सॉरी ये 4 होगा, ये 4 होगा, तो ये -3 प्लस 1 थी, प्लस 1 ही होगा। ये आया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। लेकिन हमें क्या चाहिए था, ध्यान दो, तुम्हें चाहिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तब जाकर के टाइम पुट करोगे तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारे पास दो काम है, दो तरीका है, या तो तुम वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, वहां से सॉल्व कर लो, और नहीं तो x निकाल लो कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे x कितना है वो ला करके यहाँ पुट कर दो। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड क्या कि तुम इसको सिंप्लीफाई करके ले जाओ, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या करोगे, x t कर सकते हो, और नहीं तो x कैलकुलेट करने के बाद x कब t इक्वल्स टू 2 पे कितना है वो ला करके आप पुट कर दोगे, वेलोसिटी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? क्योंकि इस इक्वेशन से डायरेक्टली तुम नहीं निकाल सकते हो, तो अगर इस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हो तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी पूछता फाइंड x इज इक्वल टू 2 पे, फाइंड v एट x इक्वल्स टू 2, तब तुम सीधे यहाँ पे पुट कर सकते थे, सीधे आप पुट करते, सिंप्लीफाई करते, आंसर आ जाता। लेकिन तुमको टाइम का फंक्शन पूछ दिया वेलोसिटी, जो कि तुम्हारे पास है नहीं, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब रिड्यूस कैसे करोगे, बोलो, रिड्यूस करने का तरीका बताओ, कोई तरीका? हमें क्या करना होगा, हमें इस v को सिंप्लीफाई करना होगा dv बाई dt में। तो अगर इसको पुट करोगे, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एट v इज इक्वल टू रूट 3x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हो।
और उसके बाद क्या लिखोगे, dx बाई dt इज इक्वल टू रूट 3x स्क्वायर प्लस 1, इतना लिख सकते हो, बोलो। हाँ सर। b को अब हम लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे ये जैसे ही लिखोगे ना, अब तुमको मिल जाएगा x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ से क्या मिल सकता है तुमको, x एज ए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। अब जैसे ही उस टाइम में x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिला, तो वहां पे t इक्वल्स टू 2 सेकंड रख के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो x ला करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आया ना, वो x ला करके क्या पुट करो, यहाँ पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब तुम्हारा काम क्या है, अब तुम्हारा काम है इसको सिंप्लीफाई करना। तो जो भी x वाला टर्म है उसको x की तरफ लाएंगे, तो इट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dt। अब इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ विथ प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहा था, x इज इक्वल टू 1 पे था, ये गिवन है। अगेन तुमको लिमिट की जरूरत पड़ेगी। इनिशियल कंडीशन टाइम इक्वल टू 0 पे बताया होगा कि पार्टिकल x इज इक्वल टू 1 पे है, t इक्वल टू t पे कहा होगा, पार्टिकल x पे होगा। तो जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तुमको क्या मिलेगा, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। सारी सर बात टी समझ क्यू में? यहाँ पे एक बार में 2 लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हो, 2 टी के जगह 2। हाँ t की जगह सीधे नहीं, फंक्शन आने के बाद 2 लिखना। पहले फंक्शन निकालेंगे कि x टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, उसके बाद 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। ओके। चलो, तो अगर देखो अब इसको सिंप्लीफाई करना तुम्हारा काम है, ये जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वही जो रूल है तुम्हारा नॉर्मल वाला रूल, वो अप्लाई कर सकते हो, या फिर ये जो अंदर वाला टर्म है इसको एक फंक्शन मान करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये जो इक्वेशन है ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए टफ होगा सॉल्व करना, जो भी अभी इस लेवल पे इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा तुम्हारे लिए टफ हो सकता है। तो 1 मिनट कुछ चेंजेस कर सकते हैं सवाल में, जिससे ये थोड़ा सा इक्वेशन इजी हो जाए। 1 मिनट में देख रहा हूँ, ताकि ये इक्वेशन को इजी कर सके। इस टाइप का इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ होगा, मतलब इस लेवल पे करने के लिए टफ होगा, जो मैथ के बच्चे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। जो थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं क्या सवाल में कुछ कर सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। t equals to x equals to 1, b equals to 3। सर इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला नहीं होता सर, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वो फॉर्मूला रट लोगे हो जाएगा। देखो वही तो कह रहा हूँ ना, इस लेवल के लिए इसका कहने का मतलब अगर तुम मैथ के स्टूडेंट हो तो करने के लिए वो फॉर्मूला रटना पड़ेगा। वो फॉर्मूला रटना होता है कि अगर ऐसा फंक्शन हो एक्स स्क्वायर अंदर ऐसा कुछ फंसा हुआ है, ऐसा बताया जाए, मैथ वाले सर बताते हैं कि ऐसा कुछ हो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इस एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैथ पढ़ लोगे बहुत ही सिंपल हो जाएगा, मैथ का इंटीग्रेशन पढ़ोगे। लेकिन भाई फिजिक्स में अगर इस तरीके का प्रॉब्लम देगा ना, तो अगेन तुमको बेसिकली मैथ के स्टूडेंट होना पड़ेगा। जनरली नीट वाले से इस तरीके का इंटीग्रेशन नहीं देगा, ठीक है ना। इस तरीके का इंटीग्रेशन जब भी देगा तो या तो जेई मेंस का होगा या तो फिर जेई एडवांस का होगा। और जेई मेंस और जेई एडवांस का होता है तब तक तुम ये वाला चीज मैथ में एकदम बढ़िया से पढ़ चुके होते हो कि अगर रूट के अंदर ऐसा कुछ हो एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम क्या यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन एक बार सीख जाओगे काम बन जाएगा। क्योंकि इस यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो मे भी तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 1 मिनट में देख रहा हूँ, यहाँ पे शायद x इज इक्वल टू समथिंग tan के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करोगे, tan स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये जो टर्म है ना ये चेंज हो जाता है सीधे रूट कॉट वाला ऐसा कुछ, ठीक है। और रूट कॉट में चेंज हो जाएगा कॉट स्क्वायर में, तो सीधे नीचे क्या दिखेगा। अब इसको लिख सर सकते हो इसका एक फॉर्मूला है लॉग लॉग का एक फॉर्मूला है। हाँ इसका लॉग का फॉर्मूला नहीं होगा। तो व्हाट की कॉमन लेके पर वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, वो मतलब है लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा लॉग से कर रहे हो, तो लॉग का जो भी फॉर्मूला है उसमें तुमने क्या माना पहले, अगर इसको लॉग से सॉल्व कर रहे हो तो सबसे मानना पहले नहीं तुमने पड़े सर, तो 3 को सर कॉमन लेके बाहर निकालना पड़ेगा, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, उसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब तुमने क्या करा, अच्छा जो नीट वाले नहीं है वो परेशान नहीं होंगे, ऐसा करा 3 को बाहर करोगे, ये 3 को बाहर करा तो सबसे पहले जब 3 को बाहर करोगे आवाज नहीं है, आवाज नहीं आ रहा है।
तो वो √3 होकर बाहर निकलेगा, बाहर हाँ निकलेगा √3 स्क्वायर 1 प्लस by 1 बाई 3 थ्री, फिर इस 1/3 को 1/√3 का होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर ऐसा प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। हाँ और वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला में डाल सकते हैं, वो a स्क्वायर का A- b स्क्वायर का। हाँ नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उसका फॉर्मूला ही होता है dx बाई, हाँ उसका सर। फॉर्मूला ही होता है। किसका फॉर्मूला, किसका, इसके लिए? हाँ इसके लिए उसका √ओवर है ना, तो कह रहा है, वही तो कह रहा है, तुम मैथ के स्टूडेंट हो तब वो कर पाओगे। मैथ हाँ अगर तुमने पढ़ा हुआ बेसिकली तब वो फॉर्मूला तुमको याद होगा। अब अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो, नीट का स्टूडेंट, वो मैथ का फॉर्मूला उसको याद ही नहीं होगा, नहीं याद होगा, तो इस टाइप का प्रॉब्लम वो कर नहीं पाएगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस नीट वाले बच्चे से इस तरीके का इंटीग्रेशन नहीं पूछता है कि तुमको कोई फॉर्मूला रख के फिर इसको सॉल्व करना है। जो बेसिक मैंने बताया हुआ है ना, उसी बेसिक से नीट के लिए आया होगा। शायद ये मैंने क्वेश्चन जो रखा होगा वो जेई मेंस के लिए अलग से रखा होगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ये चेंज हो जाएगा। एक मिनट समझ देखना। जो भी इक्वेशन मैंने ऊपर दिया हुआ था उसमें a इक्वल टू मैंने 3x दिया होता है, ऐसा कुछ था, ठीक है। उसमें चेंज कर लो 3x को 9 कर लो, 9x। 3x को चेंज करके क्या कर दोगे, d की जगह 9 कर दोगे, हो गया। √3x²। हमारा आवाज नहीं आ रहा है, एक तो तुम अपना माइक सही करो ना, या तो ईयरफोन निकाल के तब बोलो। ईयरफोन निकाल करके अब बोलोगे सही आएगा। तुम्हारा दिक्कत सर रूट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तुम म्यूट कर लो, तुम म्यूट कर लो, तुम साउंड म्यूट कर लो। हाँ अभी सर ये जो गिवन नहीं तो सर v इजिकल टू √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देंगे तो और भी आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उससे करो, a इक्वल टू 9x रखो। जो मैंने अरे ये म्यूट कर लो ना, जिसका भी ये ऐसा कर रहा है ना, वो माइक मत खोलो, या फिर तुम ईयरफोन निकाल करके तब बोला करो। ईयरफोन सीधे प्लग कर दोगे बाहर तब बोलोगे तो सही रहेगा, नहीं तो तुम्हारा ईयरफोन खराब है, डिस्टरबेंस होता है। हाँ क्या करना है सवाल में, जो 3x था उसको 9x कर दो, थोड़ा सिंपल होगा। और जो भी तुम्हारा फंक्शन है ना, जिसमें तुमको वेलोसिटी का वो दिया हुआ था, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ था, उस इनिशियल कंडीशन को v इक्वल टू मैंने शायद 3 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड दिया था, इसको चेंज कर दो 3 मीटर पर सेकंड। अब ये सिंपल हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब तुमसे हो जाएगा। एक बार ऐसे कर पुट करके देखो तो, x इक्वल्स टू, ठीक है अब हो जाएगा। अभी तुम्हारा इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा, नीट के बच्चे भी समझ जाएंगे कि करना क्या है, क्योंकि नहीं तो ऐसे इंटीग्रेशन में ही फंसे रह जाएंगे। नीट वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे कि हमें तो मैथ पढ़ना नहीं आता इतना हाई लेवल का। कोई नहीं, नहीं पढ़ना होता है कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी हमने क्या माना, एक्सेलेरेशन माना 9x। अब एक्सेलेरेशन 9x मानोगे ना तो इट विल कम एज dv बाई dx, कोई छोटा सा चीज एक्सटेंड कर रहे हैं, 9x होगा। सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी v dv इज इक्वल टू 9x dx। इसको सिंप्लीफाई करोगे दोनों तरफ इंटीग्रेट करके, तो समझो क्या होगा। इंटीग्रेट करोगे v dv इज इक्वल टू 9x dx। अब इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो कैसे पुट करेंगे, 1 पे v3 दिया हुआ है, x पे v का फंक्शन निकालना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा, इट विल बी v स्क्वायर बाई 2 3 और इधर आएगा 9x स्क्वायर बाई 2 1 से x तक। हाँ अभी ठीक है, ये नॉर्मल, अभी ये इजी हो जाएगा। नाउ इट विल बी v स्क्वायर बाई 2 माइनस 9/2 इधर आएगा, और इधर आएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। अभी v विल बी v स्क्वायर बाई 2 विल बी 9x स्क्वायर बाई 2। अभी इतना आएगा। तो अब जब वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली 3x, ये तुम्हारा वेलोसिटी आ जाएगा। अभी वेलोसिटी जो होगा वो लीनियरली x के साथ आ रहा है, एक्स स्क्वायर या रूट ऐसा कुछ फंक्शन नहीं फंस रहा है, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका कर सकते हो, ठीक है।
आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। जो भी थोड़ा सा वो जो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद वेलोसिटी अभी भी एक्स का ही फंक्शन आ रहा है। वेलोसिटी वो मॉडिफिक फॉर्मूला में चेंज कर रही है। फॉर्म चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ जाएगा। वेलोसिटी अभी भी एक्स का ही फंक्शन आएगा, लेकिन अभी जो एक्स का फंक्शन आया वो चेंज करने के बाद वो सिंपल आया। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजिली, कोई भी बच्चा, वो भले मैथ पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, उसके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा ये। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, जो मैथ पढ़ रहा होगा ना, जो मैथ का स्टूडेंट है, उस गिवन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करके ग्रुप में डाल देना। जो भी मैथ का स्टूडेंट है वो गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करके डाल देगा ग्रुप में। अब देखो इधर क्या करोगे, इधर अगेन पुट करोगे b की जगह dx/dt, ये आएगा 3x के बराबर, क्योंकि इससे हमारा काम नहीं चलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी dx/x इज इक्वल टू 3dt। अब तुम्हारा काम क्या है, अब इधर करोगे इंटीग्रेट, अगेन फंक्शन का जो भी लिमिट है वो पुट करके, लिमिट t इक्वल्स टू 0 पे x 1 है, t इक्वल्स टू t पे x तुमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से सीधे देखो क्या आएगा, ln x 1 से x तक, और इधर क्या आएगा 3t 0 से t तक। अब इसका इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए, सबको आता है, नीट वाले बच्चे हो या कोई भी बच्चा हो, डायरेक्टली dx/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x, लिमिट पुट करोगे 1 से। अब ये 1 पुट करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये अगर Zero. यहाँ 0 जीरो। इधर बचेगा ln x इज इक्वल टू, इधर पुट करोगे तो ये 3t होगा, ठीक है ना। यानी अब ध्यान से देखोगे, एंटी लॉग लोगे तो इट विल बी x इज इक्वल टू e to the power 3 3t. टू दी पावर लिपा 3t। अब तुम क्या करो, यहाँ से t इक्वल्स टू 2 पुट करके सीधे पता कर लो कि x 2 पे कितना होगा। तो एट t इक्वल्स टू 2, x कितना होगा, e टू दी पावर 2 होगा। इसको उठा कर कहाँ पुट कर तो देंगे, e to the power 6 होगा। 6 होगा। और 6 e टू दी पावर 6 होगा। इसको उठा करके यहाँ पुट करोगे तो वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी तुमको t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। तो इसको जैसे ही पुट करोगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 3 e टू दी पावर 6। क्लियर है? तो यहाँ तक रिड्यूस करना सबको आना चाहिए। यहाँ तक रिड्यूस करने के बाद तुम सवाल में जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। अगर वेलोसिटी हमें x इक्वल्स टू 5 पे पूछता, सीधे हम यहीं पे 5 पुट करके वेलोसिटी बता देते, लेकिन उसने 5 पे नहीं पूछा, उसने पूछा टाइम t इक्वल्स टू जहाँ पे है, t इक्वल्स टू 2 पे जहाँ पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बताओ। फिर ये हमें काम करना पड़ेगा, फिर इधर ले जाकर के पुट करेंगे। क्लियर है? ठीक है ना। और जिसको इंटीग्रेशन आता है प्रीवियस वाला, अब नीट वाले बच्चे टेंशन नहीं लेंगे, सर हमको नहीं आता, हमको नहीं आता। तुमको नहीं आता नहीं पूछेगा तुमसे, नॉर्मल वाला इंटीग्रेशन ही पूछेगा। मैथ वाले बच्चे जो भी जिनको लग रहा था कि आता है मुझे इंटीग्रेशन, पिछले वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करके ग्रुप में डाल देना, मैं चेक कर लूंगा और क्या सर बोल रहे पिछले थे। वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय x का 2 वैल्यू आएगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। x का लॉग एक पॉजिटिव वाला हाँ वही वही लॉग के मैं भीतर बोल रहा हूँ ना, एक स्क्वायर वाला इक्वेशन आएगा। लॉग के अंदर आएगा ना स्क्वायर वाला इक्वेशन। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि स्क्वायर वाला जब इक्वेशन होता है ना तो उसको लॉग से नहीं सॉल्व करते हैं, कॉस साइन या tan का वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। मैथ पढ़ोगे ना अभी डिटेल में, नहीं मैथ सर पढ़ोगे वो नहीं सर, तो वो मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर में आंसर जो भी आ रहा है तुम ग्रुप में डाल देना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, x का कुछ तो फंक्शन लाओगे ना, x का हाँ। टाइम के साथ कुछ फंक्शन आएगा। ठीक है, हाँ सर। x का जो टाइम का फंक्शन है उसमें t इक्वल्स टू 2 पुट करने के बाद x की कुछ वैल्यू आई होगी। हाँ सर आएगा। तो x को उठा करके कहाँ रखोगे, रिमूव पुट कर, तो तुम जो प्रोसेस है उसको यूज करो। अगर तुमको इंटीग्रेशन आता है तो प्रोसेस यूज करो। मेरा मानना ये है कि वो इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए टफ है। मैं ये कह रहा था कि वो जो इंटीग्रेशन है उस टाइप का इंटीग्रेशन फिजिक्स में बहुत कम यूज होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो एडवांस के बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, उन लोगों के लिए उस तरीके का कभी कभी इंटीग्रेशन दे देता है, मतलब फिजिक्स विथ मैथमेटिक्स कंबाइंड प्रॉब्लम। जो नीट के बच्चे हैं या जो जेईई मेंस के लिए प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके लिए वो इंटीग्रेशन से डरने का जरूरत नहीं। वो तुमसे पूछेगा नहीं उस तरीके का, तुमको इस तरीके का कुछ इंटीग्रेशन पूछेगा लीनियर वाला, ताकि तुम आराम से उसको इंटीग्रेट कर सको। क्लियर है? इसलिए मैंने वो सवाल को थोड़ा सा चेंज करके करा है। जिसको आ रहा था वो ग्रुप में एक बार इंटीग्रेशन शेयर कर देना, मैं चेक कर लूंगा कि क्या कर रहे हो तुम, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ डाउट है किसी को? डाउट जो ग्रुप में आया था शायद मैंने उसको बता ही दिया कैसे करना है। और कुछ है किसी को?
बोलो। एक- तुम्हारा यार माइक को पता ना क्या हो गया। ये जो बोल रहा अभी ईयरफोन लगा के बोल रहे हो कि बिना ईयरफोन का बोल रहे हो? अभी जिसने ईयरफोन कुछ बोलने की कोशिश करी थी। हेलो। अच्छा चलो अब पूरा आवाज गायब हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।